हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपेट बाय एकल। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। जो हम यूनिट 2 जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, उसका ये है लेक्चर नंबर 2। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टार्स तक के पढ़ा चुका था। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टार्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टार होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जैक स्ट्रेट रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब लेक्चर नंबर जो 02 है, इसमें हमारा टारगेट है कि हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर खत्म करेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम बाकी बचे एंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर पढ़ेंगे। जहां तक बात रही कंटेंट की, तो मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड फॉर योर जीपेट एंड नाइपर एग्जाम। हर जो इसमें लाइन लिखी हुई है सभी के सभी वेल रिसर्च्ड हैं, और मैंने सभी चीज मतलब जो नोट्स प्रिपेयर किया वो केडी त्रिपाठी बुक के रेफरेंस से प्रिपेयर किया। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पढ़ने वाले हैं क्या, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। पहले मैं आपको इसमें समझा देता हूं। जैसे कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, सबसे पहला पॉइंट यार हमको ध्यान रखने की है कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है वो एक सरफेस रिसेप्टर है। वो एक कैसा रिसेप्टर है? सरफेस रिसेप्टर है। अब मैं आगे ना रिसेप्टर के लिए एक आर टर्म यूज करूंगा। ऐसे अगर वो बना रहा हूँ, सिंबल बना रहा हूँ, इसका मतलब समझ लेना वो रिसेप्टर है। जैसे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस पे से रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। एक जीपेट में आया हुआ क्वेश्चन है लिगेंड गेटेड आयन चैनल के लिए, वो है क्या कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो रिसेप्टर होता है ये फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होता है। क्या होता है ये? फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, जो वर्क करता है किसमें? मिली सेकेंड्स में ये वर्क करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जीपेट में भी आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता कैसे। मैं आपको एक चीज बहुत पहले ही, जब मैं आप अगर लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, हम जान रहे होंगे कि जो भी रिसेप्टर हो गए, एंजाइम्स हो गए, सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी किससे बने हुए हैं भैया? वो प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। जैसे कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो जैसे कि देखो, ये मेरे पास है सेल मेम्ब्रेन। ये है क्या? सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन में यहां पर प्रेजेंट है मेरा क्या? आयन चैनल। ये है मेरा आयन चैनल, और आयन चैनल को ऐसे कवर करते हुए ये प्रेजेंट है मेरे रिसेप्टर। तो ये है ना, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? लिगेंड गेटेड आयन चैनल का। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर का ये स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं ऐसे ऊपर से अगर देखूं तो कैसे दिखेगा? ऊपर से देखूं तो कैसे दिखेगा? ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें इसको इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पता है? इस स्ट्रक्चर का नाम है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें दो, एक होता है अल्फा बीटा और ये गामा। दो अल्फा सब यूनिट है, दो बीटा सब यूनिट है और एक गामा सब यूनिट है। ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। और इसके कितने सब यूनिट है? तो देखो, इसके 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा। 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और एक होता है मेरा गामा। वापस से समझो कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है वो क्या है? सरफेस रिसेप्टर है, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है, जो मिली सेकेंड्स में वर्क कर लेता है। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें 5 सब यूनिट्स हैं, दो अल्फा सब यूनिट है, 2 बीटा सब यूनिट है और एक गामा सब यूनिट है। समझ आया? इतना बहुत आसान था। अब आपको एक आगे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। इसमें मैं दोबारा आगे आऊंगा भी। देखो, आप सभी जानते होंगे, जैसे कि ये मेरा एक सेल है, ये सेल है और ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो वो होता है बेटा -70 मिली वोल्ट। वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। ये सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, वहां पर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होता है, और बाहर का इन्वायरमेंट, मतलब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट देखोगे तो वहां पास आपको सोडियम आयंस दिखाई देंगे लार्ज नंबर में, और आपको फ्यू कंसेंट्रेशन आपको किसका दिखेगा? क्लोराइड आयंस का भी दिखेगा। क्लोराइड आयंस का भी दिखेगा।
क्या मैं आपको बताया कि एक जो सेल है और सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, और अगर आप सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो होता है कितना, -70 मिली वोल्ट। सेल के अंदर का एनवायरमेंट क्या होता है, वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और सेल के बाहर का एनवायरमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट कैसा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयन, उसमें बहुत हाईली कंसेंट्रेशन में सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और थोड़े फ्यू कंसेंट्रेशन में हमारे क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एंड री तो रहने दो, अभी अपन पढ़ते हैं क्या, हाइपर पोलराइजेशन। देखो दो कॉन्सेप्ट आप जानो, क्या होता है कि सेल का अंदर का एनवायरनमेंट क्या बताया, जैसे कि एक सेल है और मैंने बताया कि सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब एज्यूम करो कि बाहर से सोडियम जो आयन है वो अंदर जाए। जब बाहर से सोडियम आयन अंदर जाएगा तो सोडियम आयन अंदर एक्यूमुलेट होते रहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ अंदर का एनवायरनमेंट में पहले कैसे था, इसका जो चार्ज था वो -70 मिली वोल्ट था, वो धीरे से घट के कितना हो जाएगा, -40 मिली वोल्ट हो जाएगा, धीरे से वो -20 मिली वोल्ट हो जाएगा और धीरे से 0 फिर वापस से +5 मिली वोल्ट तक आ जाएगा, है ना। उसके आगे क्या कहां तक जा सकता है, +10 मिली वोल्ट, और ये 100 आगे जा सकता है। ये मतलब जैसे जैसे सोडियम अंदर आएगा, अंदर आते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अंदर के सेल के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली चार्ज से कहां कन्वर्ट होना, पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और आप एक चीज मेरे को बताओ कि ये मेरा एक सेल है और सेल के अंदर ऑलरेडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड नेगेटिव एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। यहां से चैनल ओपन हुआ जिसके कारण बाहर से जो क्लोराइड आयन है वो अंदर जा रहे हैं। तो क्लोराइड आयन तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है ना यार, क्लोराइड आयन ऑलरेडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज और अंदर बढ़ते जाएगा, सीएल के आने से नेगेटिवली चार्ज और अंदर बढ़ते गया, जिसके कारण क्या होगा कि पहले की जो इसके अंदर की जो पोटेंशियल थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, वो -70 मिली वोल्ट था, वो और कहां और बढ़ जाएगा, वहां से -110 मिली वोल्ट तक चले जाएगा, वहां से -120 मिली वोल्ट तक जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो इस चीज को अपन बोलते हैं क्या, इस चीज को अपन बोलते हैं क्या, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। जब सेल का जो एनवायरनमेंट है अंदर का वो नेगेटिवली चार्ज से और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तब उस चीज को अपन बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। और अगर अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिवली चार्ज है, उससे हम सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को क्या कर दें, पॉजिटिवली चार्ज कर दें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन। अब आप एक और चीज समझो कि जैसे कि एक सेल है और इसमें दो चैनल्स प्रेजेंट है, एक है मेरे पास सोडियम का चैनल जिससे सोडियम जाता है और एक है क्लोराइड का चैनल। इसका मतलब ये समझ आता है अगर सोडियम की एंट्री होती है तो यहां पास होने वाला है क्या, डीपोलराइजेशन, और अगर क्लोराइड की एंट्री होती है तो यहां पास क्या होने वाला है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर के एनवायरनमेंट क्या होने वाला है, नेगेटिवली चार्ज, और डीपोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर के एनवायरनमेंट होने वाला है क्या, पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो और समझो इस कॉन्सेप्ट को। जब भी डीपोलराइजेशन होता है ना, यहां पर देखो, मैं यहां पर लिख के आपको बताता हूं, जब भी डीपोलराइजेशन होता है ना राजा, डीपोलराइजेशन मतलब क्या, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव चार्ज से क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। किसके कारण, सोडियम के इन्फ्लक्स के कारण, है ना, सोडियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम अंदर आया, तो क्या होता है कि जनरेट होता है क्या, ईपीएसपी। ईपीएसपी आप बोलोगे सर ये ईपीएसपी क्या है, जिन्होंने अच्छे से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा वो जानते होंगे, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं ना। ईपीएसपी होता है क्या, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और आप बोलोगे, और वहीं अगर हाइपर पोलराइजेशन होता है किसके कारण, क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स के कारण सेल के अंदर, तो क्या जनरेट होता है, आईपीएसपी। इसका मतलब होता है क्या, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइपरपोलराइजेशन, जिसके कारण क्या डेवलप हो रहा है, आईपीएसपी डेवलप हो रहा है, मतलब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और अगर सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं तो क्या डेवलप हो रहा है, ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। होता क्या है, इसमें किसी भी सेल का क्या होता है पता है, इसमें किसी भी सेल का होता है क्या, स्टिमुलेशन, और इसमें किसी भी सेल का क्या होता है, वो होता है क्या, इनहिबिशन। अब मैं आपको एक बहुत प्यारे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि एज्यूम करते हैं हमारा हार्ट सेल है ना, जैसे कि ये मेरा हार्ट सेल है, कौन सा सेल है, ये हार्ट सेल है। अब हार्ट सेल में मान लो, हार्ट सेल के अंदर क्या डेवलप हुआ, हार्ट सेल के अंदर
सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम चैनल होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण हार्ट सेल के अंदर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण क्या डेवलप हुआ, ईपीएसपी डेवलप हुआ। तो ईपीएसपी डेवलप होने से हार्ट सेल के अंदर क्या होगा बेटा, हार्ट सेल के अंदर होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो कंडक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब ये एज्यूम करो ना, मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ईपीएसपी में क्या होता है और आईपीएसपी में क्या होता है। जब भी सोडियम चैनल ओपन होगा, सिर्फ ये सोडियम और कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, वैसे ही अगर पोटेशियम का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ना। वहीं जो हमारा क्लोराइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है। तो अगर इन्वायरमेंट अंदर का नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, चाहे वो सोडियम के कारण हो, कैल्शियम के कारण हो, तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और डीपोलराइजेशन होने के कारण ईपीएसपी डेवलप होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिससे कोई भी सेल जो होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। जिससे कोई भी सेल जो होता है वो क्या होता है, कोई भी सेल स्टिमुलेट होता है। जैसे कि मैं आपको हार्ट सेल के केस में बताया, जैसे इसमें सोडियम आयन अंदर गया तो डीपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसके कारण हार्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। वहीं मान लो कि अगर क्या चल रहा होता, अगर क्लोराइड आयन ओपन होता तो क्या हो रहा होता रहता, ये हो रहा होता हाइपर पोलराइजेशन। क्या हो जाता, हाइपर पोलराइजेशन, जिसके कारण क्या होता, हार्ट रेट जो होता वो क्या हो जाता, कम हो जाता, मतलब वो इनिबिट करता, हार्ट रेट को क्या करता, इनिबिट करता। तो हार्ट रेट कम हो जाता, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता। यही एक कॉन्सेप्ट है बात। और हाँ, जैसे कि आपको बताया ना, हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, आईपीएसपी डेवलप होता है, मतलब इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जो क्या करता है, इनिबिशन, मतलब सेल फंक्शन को इनिबिट करवाता है। ये हुआ यहाँ पर लिगेंड गेटेड आयन चैनल का कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैं आपको रीड करके समझाता हूँ इसको वन बाय वन, ठीक है। हमको ये पढ़ना है और आप देखो। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। सही बात है, इसको सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। और ये जो है एक सेल सरफेस रिसेप्टर है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। इट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर, जो आया भी हुआ है, देखो गेट 2007 में आया हुआ है, और जो मिली सेकेंड्स में काम करता है। दिस सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं एनक्लोजेस द आयन सेंसिटिव चैनल्स विथ इन देयर मॉलिक्यूल। मैं आपको बताया था ना कि ये देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर आयन चैनल है, ये पूरा रिसेप्टर है, और बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आयन चैनल। और जैसे ही ड्रग यहाँ पर रिसेप्टर पे बाइंड होता है, यहाँ पर जैसे कि ड्रग बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पर जैसे ही रिसेप्टर पे जब ड्रग बाइंड होता है, वैसे ही क्या करते हैं, ये आयन चैनल को ओपन कर देते हैं। तो आइदर जैसे कि सोडियम इससे फिर जा सकता है, ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि ये जो रिसेप्टर हो ये किसके लिए हो, सिर्फ सोडियम आयन के लिए हो। मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, क्लोराइड के लिए स्पेसिफिक होगा, सोडियम के लिए स्पेसिफिक होगा, कैल्शियम के लिए स्पेसिफिक होगा, है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो क्या लिखा है, दिस सेल सरफेस रिसेप्टर एनक्लोजेस आयन सेंसिटिव सेल्स विथ इन देयर मॉलिक्यूल। एगोनिस्ट जो बाइंडिंग ओपन द चैनल, जैसे एगोनिस्ट बाइंड करते हैं, जैसे कि ड्रग मतलब वही एगोनिस्ट बाइंड किया तो ओपन करते हैं सेल एंड कॉजेज डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिवली चार्ज अंदर जा रहा है तो डीपोलराइजेशन, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा होगा तो हाइपरपोलराइजेशन, और अगर मान लो कि मैं अभी तक ये रिपोलराइजेशन आपको समझाया नहीं, लेकिन एकदम छोटा सा चीज याद रखना रिपोलराइजेशन को लेके, अगर पोटेशियम चैनल अंदर जा रहा है तो रिपोलराइजेशन है, ठीक है। ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द आयंस दैट फ्लो थ्रू द सेल्स, मतलब क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, कि किस टाइप के जो आयंस होंगे ना वो सेल के अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। वही फिर बताया हुआ है कि ये सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। सेल के बाहर के एनवायरमेंट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसमें सोडियम प्रेजेंट है और थोड़े से कंसेंट्रेशन में नेगेटिव क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट है। और अंदर हमारे पास क्या है, बहुत हाई कंसेंट्रेशन में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। जैसे कि सोडियम अंदर गया तो डीपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण ईपीएसपी डेवलप हुआ, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसके कारण स्टिमुलेशन हुआ। अगर क्लोराइड आयन अंदर गया तो हाइपर पोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण आईपीएसपी हुआ, इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसके कारण क्या हुआ, इनिबिशन हो गया। मतलब इसका मतलब यही समझो यार कि ये एक सेल ही है, तो सेल है ना, सेल के अंदर क्लोराइड आयन जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होने से जो सेल की जो भी एक्टिविटी सेल कर रहा होगा वो इनिबिट होगी। मतलब अगर सेल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रुक
जाएगा, अगर सेल सिक्रीशन कर रहा होगा तो सिक्रीशन रुक जाएगा, ठीक है। कोई भी सेल जो एक्टिविटी कर रहा होगा वो इनिबिट होता है जब हाइपर पोलराइजेशन होता है, और जो सेल फंक्शन होता है वो स्टिमुलेट होता है, मतलब सेल अगर हार्ट बीट होगा तो हार्ट बीट बीटिंग करना चालू होगा, डीपोलराइजेशन में हार्ट बीट करेगा। अगर कोई सिक्रीटिंग सेल होगा तो वो अपना सिक्रीशन करेगा, है ना, वो स्टिमुलेट होकर क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। अब इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये देखो इसको। और ऐसे स्ट्रक्चर को मैं आपको बताया था, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और जिसमें से क्या होता है कि सामने 2 सब यूनिट सामने होता है, तो 2 अल्फा सामने, 2 बीटा सामने, और एक सिंगल गामा जो होता है वो सिंगल होता है। इसके ऐसे स्ट्रक्चर है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। और जो ड्रग बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट एनीवेयर ऑन दिस रिसेप्टर, मतलब इस रिसेप्टर में कहीं भी ड्रग बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कॉमनली, वैसे वो अल्फा सब यूनिट में ड्रग बाइंडिंग रिसेप्टर्स पाया जाता है, कॉमनली बता रहा हूँ, लेकिन वो गामा बीटा कहीं भी ड्रग बाइंडिंग साइट होगा। तो जैसे ही ड्रग बाइंड करेगा, अच्छा यहाँ पाथवे तो लिखा ही हूँ मैं, जैसे कि देखो क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। जैसे ही ड्रग आयनोट्रोपिक रिसेप्टर में बाइंड करेगा तो क्या करते हैं, ओपन्स द आयन चैनल। जो आयन चैनल, ये आयन पोर दिख रहा है, यही तो है आयन चैनल। तो ये आयन चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर लिखा है ओपन्स द आयन चैनल, चाहे वो सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कैल्शियम का हो, क्लोराइड का हो, फ्लो ऑफ द आयंस थ्रू द चैनल्स। तो उस चैनल से आयंस फ्लो करेंगे जिसके कारण हाइपर पोलराइजेशन होगा या तो डीपोलराइजेशन होगा, और जो भी सेल का फंक्शन होगा उस हिसाब से हमको क्या दिखाई देगा, टिश्यू का रिस्पॉन्स दिखाई देगा। अब आपको मैं कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर देख लो, और ये सब जीपेट में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये मेरे को ना जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, गाबा ए रिसेप्टर हमारे न्यूरॉन्स में पाया जाता है। आपने एक चीज जानते ही होगा और आपने सुना ही होगा कि जो गाबा ए रिसेप्टर है वो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि जब भी गाबा ए रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है ना, तो क्लोराइड आयंस इन्फ्लक्स होते हैं। कौन अंदर जाता है, क्लोराइड आयन, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो न्यूरोनल सिग्नलिंग है ना वो इनिबिट हो जाती है। मैं क्या बोला था, जब भी क्लोराइड आयन अंदर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिसके कारण क्या डेवलप होगा, आईपीएस पे डेवलप होगा, मतलब इनहिबिटरी सिग्नल है ना, मतलब इनहिबिशन होगा। तो वही आपस लिखा गया इनहिबिटरी इफेक्ट। तो जैसे कि किसी भी इंसान का दिमाग जब हाइपर एक्टिवेट हो जाता है तो उसको शांत करने के लिए हम लोग क्या देते हैं पता है, गाबा ए का एगोनिस्ट दे देते हैं। तो जैसे ही गाबा स्टिमुलेट होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है, जिसके कारण क्लोराइड आयन अंदर फ्लो करता है और इनहिबिटरी इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एनएम रिसेप्टर हो गया। एनएम रिसेप्टर हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और जैसे ही एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम आयन ओपन होता है ना, सॉरी यार, सोडियम चैनल ओपन होता है, जिसके कारण जो सोडियम चैनल है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा। सोडियम चैनल से जो सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा और क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। वैसे ही एनएन रिसेप्टर होता है। एनएन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे। ऑटोनोमिक गैंग्लिया क्या होता है, जहाँ 2 न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है ना, वहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नलिंग होता है। जैसे कि ये वाले नर्व से ऐसे सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ रहा है, और फिर वो यहाँ से पास होकर क्या दूसरे वाले नर्व्स में जाएगा, तो यहाँ बस जंक्शन पे कौन प्रेजेंट होता है, एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या कराता है, ये भी स्टिमुलेशन कराता है। वैसे 5-HT रिसेप्टर, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर, एनएमडी रिसेप्टर के बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो ये सब जब भी देखो, वह बस इसको याद कर ले रहा हो कि एनएन रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसके कारण स्टिमुलेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगा तो स्टिमुलेशन कॉज करवाएगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज जाएगा तो जो भी सेल की एक्टिविटी होगी उसको वो इनहिबिट कराएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा किसके ऊपर, जीपीसीआर के ऊपर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ऊपर। थैंक यू।